एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास, बिहार में जगह है अरवल। वहीं से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए, आवश्यक रूप से लिखा जाए और कमेंट में, है ना। आइए विषय पे लेके आता हूँ बिना समय का नुकसान किए। ये जिनकी कुंडली है, इनको अपने ही काम करने में इनका मन नहीं लगता, प्रायः आलस्य बना रहता है और 2014 के बाद से लगातार ये अपने व्यापार में नीचे ही जा रहे हैं। जो इन्होंने उधार दिया है किसी को, वो ये वापस उससे अपने ही पैसे मांगते नहीं हैं। जीवन में विषम परिस्थितियों का अंबार सा लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? और बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते अपने ही बारे में, कई बार उसे भी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से समझने में आसानी होती है। आमतौर पे ये जो विषय है ज्योतिष का, इसमें पैसे कमाने के बड़े चलन हो गए हैं, पर मूलतया मूल विषय से व्यक्ति और ज्योतिषी भी भटके हैं और लोग तो भटके ही हैं। इस वजह से इस विषय की जो सारगर्भिता है उसे सदैव ही बना करके रखने के लिए आपको ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और अभ्यास के साथ निरंतर भगवान के नामों का स्मरण, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को संयमित और नियमित रखना और दुनिया के बाह्य प्रभावों से अपने आप को मुक्त रखने की शक्ति ही। और जब इतना सब करते हैं तब आपको किसी की कुंडली पे बोलने की हिम्मत आती है और किसी की कुंडली पे बोलने और देखने की हिम्मत आती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उस कुंडली को जब ये कार्यक्रम जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके पास जाएगा और उसको तब लाभ होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति के द्वारा जो संपूर्णतया विधि से युक्त होकर के, नियमबद्ध होकर के आपकी कुंडली का फलादेश कर रहा है, तो जब तक अयोग्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखी जाएगी तो उसमें कभी भी फलादेश सिद्ध नहीं होंगे और उसकी गंभीरता झलकती नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें सदैव ही बहुत ही योग्य ब्राह्मण से, सुव्यवस्थित जीवन जीने वाले से और श्रेष्ठ व्यक्ति से ही अपनी जन्मपत्री दिखानी चाहिए, जब तक कि आपको पूर्णतया उस पर विश्वास ना हो जाए। ये बहुत ही गंभीर बात है। आइए विषय पे लेके आता हूं। उत्तरायण ज्येष्ठ माह है। अब ये जरा समझने की बात है, यहाँ ज्येष्ठ माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो वस्तुतः अपने क्रोध पे, हालांकि उनका शरीर क्रोध से युक्त रहता है, मन बुद्धि चित्त जो है वो जलता रहता है, और वो मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पर ज्येष्ठ माह में जन्मे लोगों में बेसिकली जो एक नेचर होता है वो ऐसा होता है कि वो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकें। जब आप ग्रंथ उठाएंगे और पढ़ेंगे तो उसमें ग्रीष्म ऋतु में जन्मे जो लोग होते हैं उनमें धन बचाने की बड़ी ही नियत बुद्धि होती है, संयत बुद्धि होती है। इतना ही नहीं, वो ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने का एक उनका मौसम का प्रभाव कहें या ऋतु का प्रभाव कहें, वो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने क्रोध को आसानी से दबा लेता है। उद्वेग चलेगा पर वो उसको ला करके शांत करने की ये आप में क्षमता है। जिनकी कुंडली है मैं उसके बारे में बात करूं, अगर आप भी जन्म ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो वो भी आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप आराम से अपने क्रोध को दबा सकते हैं और उस क्रोध को सही दिशा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बांध से, जो नदियों पे बांध बांधे जाते हैं, उनसे हम कुछ सीखें तो यही सीख सकते हैं कि किस तरीके से जल का संचयन किया जाता है और उसके बाद उस जल को सही दिशा में भेजा जाता है ना। तो वैसे ही हमारे जो क्रोध के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, है ना, लालच के देवता हैं, ईर्ष्या के देवता हैं, है ना, छल कपट मोह मात्सर्य के देवता हैं, इन सभी देवताओं को किस तरीके से हमें अपने सही मार्ग पे लेके जाना है और उनको सही दिशा देकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि बांध में पानी आया, क्रोध रूपी आवेग आया, उसको तोड़ करके बाहर निकाल दिया, तो फिर वो क्रोध जो एनर्जी है वो भी गड़बड़ हुआ और आपकी शक्ति भी नष्ट हुई। तो क्रोध से ये चीज़ है, मतलब आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उसे दबा सकते हैं। अब ये कार्यक्रम के माध्यम से जब आप अपनी कुंडली देखेंगे या ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है जो मैं अभी तक जागृत नहीं कर पाया हूँ। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोगों को पैसे बचाने की बड़ी इच्छा होती है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा, अब ये तो इतना बढ़िया होता है कि पूछो ही मत। शुक्ल पक्ष में जन्म है
और क्या बोलते हैं कि रात्रि में शुक्ल पक्ष की रात्रि का जन्म अच्छा और कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म अच्छा, लेकिन शुक्ल पक्ष में दिन में जन्म हो तो भी बहुत अच्छा है। तो दिन के एक मतलब ये रात्रि को 1 बजे 0:01 मतलब 1 बजे रात्रि को जन्म होता है, तो शुक्ल पक्ष के रात्रि का जन्म ये बड़ा ही व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभाव से युक्त रखता है, ज्ञानी बनाता है, विद्वान बनाता है, कवि बनाता है, लेखक बनाता है और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को समझने में दूसरों की मदद करता है। अब जरा यहाँ पे समझने की बात होगी कि व्यक्ति दूसरों को बड़ा अच्छा ज्ञान दे, दूसरों को जो कुछ भी समस्या का हल बताना हो तो तपाक से दे दे, पर वही जब अपने ऊपर लागू करना होता है तो व्यक्ति पिछड़ा हुआ महसूस करता है। तो शुक्ल पक्ष के जन्मे होने का व्यक्ति संतति वगैरह से तो थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति बनती है या संतति प्राप्त करने में दिक्कत होती है। वैसे यहाँ पे संततियों से कई बार प्रेम है पर वो प्रकट नहीं हो रहा है, परिस्थिति वसात या पर्यावरण वातावरण के परिवार का जो वातावरण है उसमें लोग एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण भावों के साथ नहीं है और काफ़ी समय से परिवार के लोग एक दूसरे के सन्निकट एक बेंच पे नहीं बैठ रहे हैं, जिससे परिवार में उद्विग्नता का भाव दिख रहा है। तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान, सुखी, मतिमान और सारगर्भित तत्वों को समझने वाला, ज्ञानी और सुधी साधु संत महात्माओं की पूजा सेवा करने वाला, गाय का पालक पोषक होता है। इसके अतिरिक्त धर्म को जानने वाला और अपनी समस्या को समझने में बहुत ही अंदर तह तक जाने वाला, समस्या के बिल्कुल ही जड़ तक जाकर के उसको समझने की पूरी चेष्टा करने वाला, साथ ही साथ बड़ा ही मृदुभाषी होता है, बड़े लोगों को देख करके तुरंत ही विनम्र हो जाने वाला होता है और बहुत ज़्यादा किसी दूसरे के धन पे लोभ लालच और ईर्ष्या नहीं करने वाला होता है। वो उसके हाथ से जो चला गया उसके बारे में वो प्रायः ऐसा सोच लेता है कि चलो भगवान को देना होगा तो देंगे, नहीं तो मेरा ठीक है, मैं वैसे कोई भीगा थोड़ी जा रहा हूँ। तो इस तरीके का जो भाव होता है वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा देते हैं। ये पूर्णेंदु होते हैं और व्यक्ति को धनवान बना करके रखते हैं। आगे उस पर और भी चर्चा करूंगा। शनिवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए शनिदेव मुख्य मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो जिस व्यक्ति का जन्म शनिवार को हुआ है और उसकी कुंडली में शनि ही मुख्य मारक ग्रह होंगे, जो क्या मार रहे हैं, आपकी कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं। साहस बल बुद्धि मारकेश जहां बैठेगा उसको मारेगा। और इसी वजह से कि जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति को किसी भी काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी काम में सरलता से जो काम बनने वाला हो, 1 मिनट में हो जाने वाला उसको 3 मिनट लगेगा। 1 दिन में लगाना हो तो 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन लगाना हो तो 30 दिन लग जाएगा। तो ये सारे काम डिले होते जाते हैं और व्यक्ति के साहस और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वार के अधिपति शनिदेव बनते हैं और इस मीन लग्न की कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह के रूप में शनिदेव ही बनते हैं, जो आपके धैर्य, साहस, पति पत्नी के बीच के साधारण सुगम वातावरण, माहौल, परिवार के साथ, परिजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ, बुद्धि, विद्या, विवेक, धन, इन सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर ये मीन लग्न की कुंडली नहीं होती और तब यहां शनिदेव बैठे होते तो सामान्यतया इनके कुछ साधारण अशुभ को छोड़ करके शुभ परिणाम भी प्राप्त कर सकते थे। पर बात यहां यह है कि इस मीन लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और नवम भाव के स्वामी होकर के मंगल देव भी प्रधान तो नहीं पर भाव के आधार पर मारक ग्रह बन जाते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए, तो धन और 12वां इन दोनों भावों की युति कहां हो गई? जन्म कुंडली के 6वें भाव में। यह है ऋण का भाव। तो व्यक्ति प्रायः ऋण से उलझा रहता है या उसके धन ऋण में चले जाते हैं और निकलने के नाम न लें। सूत्र याद रखिएगा, शास्त्र कहता है कि द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध जब जन्म कुंडली के 11वें और 12वें भाव के अधिपति के साथ किसी भी नेष्ठ भावों में हो जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में दारिद्र्य दिखाने वाला हो जाता है। और कई बार इनसे दृष्ट ग्रह या इनसे दृष्ट भाव की जब दशा आएगी, जैसे मान लीजिए शनि की दशा चल रही हो या अंतर में शुक्र का अंतर आ जाए या चंद्रमा की अंतर दशा आ जाए, तो ये अवस्था भी व्यक्ति के जीवन में कष्टप्रद होती है। इतना ही नहीं, जब कभी भी इस कुंडली के लिए बुध जैसे ग्रह जो 7वें भाव के स्वामी हैं बाधकेश भी बनेंगे, मारक ग्रह भी बनते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में प्रधान मारक ग्रह के रूप में मैंने बात कही शनिदेव के बारे में, सहायक मारक के रूप में जन्म कुंडली में मंगल देव बनेंगे, लेकिन ये मंगल होंगे नहीं क्योंकि वस्तुतः ये लग्नेश के मित्र हैं। तो एक मारक ग्रह शनि जो आपके किस चीज को मार रहा है मैंने बताया।
दूसरे मारक ग्रह के रूप में जन्म कुंडली में बनते हैं बुध देव, जो मीन लग्न की कुंडली के लिए बाधक भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो यहां से व्यक्ति के नेचर को बड़ा ही स्पष्ट बना रहे हैं पर मानसिक शांति को भंग कर रहे हैं। यह दूसरा कारण। तो बुध की दशा कई बार इस कुंडली के लिए कमजोर जाएगी और शनि की दशा भी कई बार कमजोर जाएगी। और जरा सोचिए, तो उसके बाद अगर देखते हैं तो इस कुंडली के लिए सूर्य देव छठवें भाव के स्वामी होकर के पापक परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं। मतलब सूर्य की दशा में भी व्यक्ति के जीवन में, घर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, स्वास्थ्य में पाप भरेगा या कष्ट देगा। और एक ग्रह जो और इस कुंडली के लिए साधारणतया सबसे ज्यादा नुकसान कारक हो सकता है वो बनेंगे शुक्र देव, जो अष्टम भाव के स्वामी होकर के जाकर के पंचम भाव में व्यक्ति के विद्या, बुद्धि, विवेक, संतान से जो प्रेम होता है, विलक्षणता होती है, जहां दिमाग लगना है वहां नहीं लगे। तो शुक्रदेव, बुधदेव, शनिदेव, मंगलदेव नहीं, मंगलदेव इस कुंडली में खराब नहीं होंगे, बल्कि सूर्यदेव कभी कभी परेशान करने वाले ग्रह बनेंगे। तो हमें इन ग्रहों की दशा में, शुक्र की दशा में, बुध की दशा में और शनि की दशा में, ये तीन ग्रह जो होंगे इनकी दशा में हमें विशेष सावधानी देनी होगी। और बुध की दशा व्यक्ति के व्यापार भाव के स्वामी है, राहु बैठ करके इस भाव को मारक बना रहे हैं। इस कारण से कई बार इस कुंडली के लिए राहु बुध, राहु शनि, राहु शुक्र, राहु सूर्य, बुध शनि, बुध शुक्र, बुध शनि, ये बुध राहु, ये जो ग्रह दशा चलेगी ये व्यक्ति के जीवन को लगातार नीचे लेके जाने वाली होगी। इन्होंने मुझसे पूछा है प्रश्न कि 2014 के बाद मैं लगातार नीचे जा रहा हूं और उसी समय से इनको बुध की दशा लगी है। तो इस तरीके से आपको आपकी कुंडली मदद दे जाती है। पर जरा ध्यान से समझेंगे आगे और भी। तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा बेसिकली आपको ये नेचर देते हैं कि आपकी कुंडली के पास बल है। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रहा शुभक्षन्ति ग्रह प्रयक्षन्ति शुभा शुभानि। इसका अर्थ है कि सारे ग्रह चंद्रमा पे आश्रित हैं और अगर चंद्रमा पक्ष के बल से बलवान है तो व्यक्ति के मन बुद्धि को स्थिर रखेगा, अपनी समस्या को समझने की ताकत देगा। व्यक्ति अपनी समस्या का हल जानना और समझना चाहता है और निश्चित रूप से वो सारे उपायों से थक करके तब जाकर के वो ज्योतिष की शरण में आता है। और जब उसको अपनी कुंडली और अपनी कमजोरी पता चलती है तब वो उसके अंदर एक ऊर्जा और नई साहस का संचार होता है। विशाखा नक्षत्र, अब जरा इसको समझिएगा। तो विशाखा नक्षत्र जो है वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो दो देव हैं जो इसके स्वामी, इसका आधिपत्य स्वीकारते हैं। विशाखा नक्षत्र वस्तुतः ये गुरु का नक्षत्र है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं कुंडली की रहस्य को ही आपको नक्षत्र पे ही चर्चा कर रहा हूं। विशाखा नक्षत्र वस्तुतः गुरु का नक्षत्र है पर नेगेटिव नक्षत्र माना जाता है। और दूसरा, इसके जो स्वामी देवता हैं वो इंद्र भी हैं और अग्निदेव भी हैं। तो इंद्र और अग्नि के प्रभाव से ये नक्षत्र प्रभावित होता है। और ये इंद्र भी क्रूर देवता होते हैं और अग्नि तो वैसे भी जलाने वाले हैं। विशाखा नक्षत्र एक तो वैसे ही कड़वा, ऊपर से इंद्र और अग्नि के समावेश से ये और भी ज्यादा कठोर और कड़वा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। तो कहने की स्थिति यहां आ जाती है कि इंद्र और अग्नि के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण चंद्रमा जब विशाखा नक्षत्र में आएंगे तो ये व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त को जलाने लगेंगे। और इन्होंने प्रश्न भी पूछा है कि मैं सदैव क्रोध में ही रहता हूं। तो एक दशा अगर कमजोर चलेगी, बाधकेश की दशा या बाधा कारक ग्रह की दशा चलेगी और चंद्रमा पे दो दो निगेटिव स्वामियों का जब प्रभाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये कष्ट का कारण बन जाएगा। और दरअसल अगर और भी बात करें तो यहां व्यक्ति को चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, या अगर मिल सके तो गजदंत की माला भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो व्यक्ति को ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। किसी न किसी सदैव मानसिक रोग से व्यक्ति को ऐसे विशाखा नक्षत्र वालों को पीड़ित होते देखा जाता है और इनके प्रभावों में प्रायः वो मजबूती नहीं देखी जाती है जो दिखना चाहिए। या सामान्यतया अपनी ऊर्जा को सही गलत का चक्कर में डाल करके व्यक्ति कई बार अपना आधा धन, आधा समय, आधा जीवन या बहुत सारा समय और बहुत सारी ऊर्जा का जो क्षरण करता है वो बेवजह के प्रभावों में लिपटता हुआ सा लूटता जाता है। जैसे आप अगर एक ऐसी गेंद रख दें जिस पे चारों तरफ से गोंद लगा हो और जब आप उसको बालू के ढेर में डालते हैं तो बालू उसमें चिपक जाए,
तो वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि जब प्रायः कलुषित और कठोर होती है, कड़वी होती है और दुष्प्रभावों से प्रभावित होती है, तो वो उसी गेंद की भांति हो जाती है जहां स्वतः ही कई सारी समस्याएं आपके उस गेंद से चिपक जाती है, बुद्धि से चिपक जाती है। फिर आप उससे निकलने की पूरी जद्दोजहद करते हैं, पर सामान्यतया वक्त बीत चुका होता है। बहुत सावधानी से समझेंगे। आगे बढ़ के बात करेंगे शिव योग। इस नक्षत्र का तो प्रभाव मैंने बताया है। ऐसे लोगों को घी दान करना चाहिए जो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं। गाय की सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए। गाय को गुड़, गाय को हरा चारा, गाय को खल्ली, गाय को भूसा, महीने में जो कुछ भी आपके पास आमदनी बनती हो उसके कुछ हिस्से गाय को निकाला करिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण और गरीब जो जरूरतमंद लोग हैं सड़क के किनारे, उनको निश्चित रूप से अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जरूर ही दान देना चाहिए। जामुन और अशोक के वृक्ष आपको निश्चित रूप से लगाने चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। कुओं की सफाई, कुआं जो खराब है, गंदा है, बिगड़ गया है, मतलब वो हो गया है, बंद हो गया है, उसकी सफाई करवानी चाहिए। साथ ही साथ रास्ते में जहां पे जो राज्य मार्ग है, जहां से कोई रास्ता निकलता हो अपने घर के आसपास से, वहां पे निश्चित रूप से जामुन और अशोक के वृक्ष लगाने चाहिए। ये इस नक्षत्र के प्रभाव और आपकी कुंडली की कमजोरी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिव योग पे हमारी चर्चा होगी, जहां जन्मा जातक भगवान शिव की भांति हो जाता है, वो लोटपोट होता रहता है। शिव योग में जन्मे लोग, उनको बहुत ज़्यादा किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता, वो अपने आप में मस्त मशगूल होते हैं, उनको किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, या वो कई बार मतलब एकदम ऐसे ही रहते हैं भगवान भोलेनाथ की भांति। वो कई बार वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं, वैसी ही चीज़ें इन्होंने लिखा भी है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी चीज़ें दिखने में आती हैं जहाँ व्यक्ति एकदम बिल्कुल मस्त अपने आप को रमा करके रखने वाला होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे शूद्र वर्ण और राक्षस गण। इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा और आपका ध्यान इधर लेके आऊंगा। इन्होंने लिखा है मुझे प्रश्न में, मैं प्रायः गंदे कपड़े पहनता हूं, मुझे साफ कपड़ों से बड़ा मैं पहनता नहीं हूं, या कई बार मुझे ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं साफ रहूं या अपने दुकान की सफाई करूं या अपनी चीज़ों की सफाई करूं, अपने शरीर की सफाई करूं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शूद्र वर्ण और राक्षस गण का, जिन महामूर्खों को, मैं यहाँ पे एक बात कहता हूं और बड़ी टंके की चोट से कहता हूं, जिस महामूर्ख को ज्योतिष पे विश्वास नहीं है उसको अपने पसीने में मर जाना चाहिए, डूब करके, पसीने की बूंद में डूब करके मर जाना चाहिए। साक्षात ये जातक जो शूद्र वर्ण और राक्षस गण का जन्मा है, ये कहता है कि मुझे गंदा रहने में अच्छा लगता है, मैं सफाई पसंद नहीं हूं, मुझे अपने ही पैसे किसी से मांगने में तकलीफ होती है, मैं अपने ही कारोबार का हिसाब अच्छे से नहीं कर पाता, मैं प्रायः मैले कुचैले कपड़े पहनता हूं, मैं प्रायः क्रोध में और क्रोध की अग्नि में जलता रहता हूं। और ये सारे ही सूत्र शूद्र वर्ण और राक्षस गण के ऊपर लागू होते हैं। तो ये दोनों में इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो ग्रंथकार शूद्र वर्ण और राक्षस गण के बारे में लिखते हैं और व्यक्ति उसी से प्रभावित हो रहा है, इसका अर्थ है कि कुंडली कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है और शूद्र वर्ण और राक्षस गण कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित हो रहा है और कर रहा है। तो जो लोग नहीं कहते हैं या जो विश्वास नहीं करते, उनको मैंने क्या बात कही, डूब मरो अपनी पसीने की बूंद से, क्योंकि ये शास्त्र है जहां पे त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की गणना होती है, जहां कुछ भी छूटता नहीं है। यहां इसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि आपकी दृष्टि भले ही बड़े विशाल चीज को देख लेती है, पर वो पार्टिकल जो उस विशाल वस्तु का शिरोबिंदु होता है, उसका सबसे बेस पॉइंट होता है, वही ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है ना। चीजें कैसे बनी है, जहाज बहुत बड़ा है, समुद्र में कौन कौन से अवयव छुपे हुए हैं, जीव कौन से छुपे हैं, प्राणी कैसे हैं, ज्वार भाटा कैसे आती है, नाव कब डालना है, बीज वपन कब करना है, गर्भाधान कब करना है, ये सारी बातें जहां अध्ययन की जाती हैं, उस विषय पे अगर कोई महान मूर्ख हंसता हो तो उसको तो मूर्ख भी नहीं कह सकते, है ना। तो कहने का अर्थ है यहां ये विषय इतना ही आपको कैसे मैंने बता स्पष्ट कर दिया कि शुक्र और बुध का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव और चीजें कैसे आपको अपने प्रभाव से प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पे शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के प्रभाव में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। इस वजह से हमें उससे अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश करनी होगी। और अगर नहीं कर, उसके लिए आप अपने घर की सफाई खुद से करिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई, रंग रोगन, झाड़ू पोछा स्वयं से किया जाए। घर के मध्य में दीपक जलाया जाए, वास्तु देवता की पूजा की जाए, बजरंग बली के मंदिर की परिक्रमा की जाए और नित्य प्रति प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, है ना। ये बात महावीरी जो लगाया जाता है तिलक, वो लगाया जाए।
सफ़ेद चंदन शिव जी को अर्पित किया जाए, सफ़ेद चंदन ठाकुर जी को अर्पित किया जाए, तुलसी की मंजरी अपने भोजन में डाली जाए। ये सब चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। अब यहाँ से आगे बढ़ के मैं आपको इनकी कुंडली के लग्न पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। लग्न का मान बना है 23 अंश 56 कला, रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण का लग्न होगा। जरा ध्यान से समझेंगे इसको। तो रेवती नक्षत्र वस्तुतः बुध का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र और लग्न बना है मीन का, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और बुध, वैसे तो ये गुरु शिष्य हैं, पर देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से ही बुध का जन्म हुआ था। पर वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति के पुत्र नहीं हैं बुध, बल्कि वो चंद्रमा के पुत्र हैं, क्योंकि चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया था और उनके ही गर्भ से, तारा के गर्भ से बुध का प्रादुर्भाव हुआ था। पर वस्तुतः देवगुरु बृहस्पति न तो चंद्रमा को अपना पिता मानते हैं और न तो देवगुरु बृहस्पति को अपना पिता मानते हैं, और इसी वजह से ये इन दोनों ही ग्रहों से प्रायः रुष्ट भाव रखते हैं। जबकि देवगुरु बृहस्पति को उन्होंने अपना भाव कहें या जो है वो उसकी स्तुति कहें, उन्होंने अपना गुरु मान लिया, या चूंकि उनके पास ज्ञान की अधिकता थी, ज्ञान से परिपूर्ण थे, इस वजह से बुद्धदेव ने देवगुरु बृहस्पति को पिता न मान करके गुरु बना लिया। पर वस्तुतः ये चंद्रमा से अपनी शत्रुता भी जाहिर करते हैं और जाहिर रखते हैं। और रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है, जिसके स्वामी देवता शनिदेव हैं। तो गुरु, बुध और शनि। तो बुध की दशा इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण, और सूर्य और गुरु सप्तमेश जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ में बैठ रहे हैं, मानसिक अशांति और भेद देने वाली बन जाएगी। और बुध की दशा में प्रायः व्यक्ति का जो है वो डिग्रेडेशन होने लगेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में बुध अच्छे परिणाम नहीं करते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा की मूलतया राशि होती है या भाव होता है। और दूसरा, यहाँ पे गुरु और शनि में भी बहुत अच्छी मैत्री नहीं है, पर शनि और बुध में मैत्री है। इस कारण से इस कुंडली में शनि की दशा लगभग कभी कभी कष्ट से निवृत्ति देने वाली हो सकती है या काम बढ़ाने वाली हो सकती है, जबकि बुध की दशा कई बार परेशान करने वाली होगी। और गुरु की दशा तो वैसे इस कुंडली के लग्नेश हैं, तो वो तो प्रधान मालिक हैं। गुरु की दशा में व्यक्ति को भाग्य का लाभ, काफ़ी सुख सुविधाओं का लाभ बुध की दशा में भी मिल जाएगा। जब बुध में गुरु का अंतर आएगा तब ये काम बनेगा, और वो आएगा 2024 के 21 दिसंबर के बाद। आज से 4 दिन पीछे ये दशा निकली है। 21 दिसंबर 2024 से आपकी कुंडली में बुध में गुरु का अंतर आएगा, जब आगे आगे चीजें कुछ बदलेंगी और काम तब आगे बढ़ेगा। लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना राजयोग बना देता है। सूर्य, बुध और गुरु यहाँ पे व्यक्ति को कवि, लेखक, ज्ञानी, सुहृद स्वभाव का, झगड़ालू नहीं, क्रोध भले है पर झगड़ा नहीं है, वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, किसी की गर्दन पे अपनी हाथ और जेब पे अपनी हाथ नहीं रखना चाहता है, वो चरित्रवान है और पूर्व जन्म में अच्छे कर्म भी किए हैं, है ना। इस वजह से ही कम से कम केंद्र में गुरु और सूर्य बैठे हैं। ऐसे लोग विश्वासी बड़े होते हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति पे भी बहुत आसानी से, सरलता से अपना विश्वास रख देते हैं, और कोई व्यक्ति इनका भी विश्वास कर लेता है। बहुत सरलता से इन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है ऐसे लोगों को कई बार, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते और बहुत सारी चीज़ें चलती नहीं हैं। इस वजह से कई बार ये समाज से पिछड़े हुए भी अपने आप को महसूस करते हैं, या कई बार इन्हें समाज के लोग बुद्धू समझ लेते हैं, जबकि ये होते नहीं हैं। एक बात याद रखिए, अगर कोई आपकी भाषा समझ नहीं रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पागल है या बेवकूफ़ है। वो आपकी बातें समझता है, बस वो आपके ये दिमाग की एक गंदी उपज हो जाती है कि आपकी वो भाषा नहीं समझ रहा, पर वस्तुतः वो आपसे कई गुना ज़्यादा चालाक है ना। इस वजह से यहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति बनती है कि समाज के लोग इनको कई बार ऐसा समझ लेंगे कि चलो मैंने उसका खा लिया, पर वस्तुतः इस व्यक्ति के ऋण कट रहे हैं जो पूर्व जन्म में लिए थे किसी ने या इन्होंने लिया था। और दूसरा कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति कम से कम इन सभी चिंताओं से अपने आप को मुक्त कर रहा होता है और वो अपना सत्कर्म कर रहा होता है, वो बिगाड़ता नहीं है। जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में आर्द्रा
गुरु और बुध आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति में स्वभावगत एक साधुता आ जाती है। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में व्यक्ति को टेम्पर लूज करने वाला बना देते हैं। लग्न में केतु व्यक्ति के जीवन को कई बार नजर दोष लग जाए, भ्रमित करें, जहाँ पे जाना है वहाँ ना जाए, जहाँ पे समय देना है वहाँ समय न दे, जहाँ नुकसान है उसको समझ ना पाए, जिसके साथ समय नहीं बिताना है उसके साथ समय बिता रहा है। तो इस तरीके की जो स्थिति बनाते हैं वो लग्न में केतु देव बना देते हैं। और व्यक्ति बहुत ही सीधा कई बार हो जाता है, बहुत आड़ी तिरछी बातें उसके समझ में या उसके दिमाग से बाहर होती हैं। जबकि जन्म कुंडली में शुक्र पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, ये बड़ा ही व्यक्ति को विलक्षण, ज्ञानी, अनुभवी, मंत्र का जापक, धर्म की समझ रखने वाला बना देते हैं। और दूसरी बात कि जब जन्म कुंडली में शनि और मंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्थिति बनी है ये काफ़ी परेशान करने वाली है। धन भाव के अधिपति जब छठवें भाव में या अष्टम भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति को दारिद्र देते हैं। एकादशवें और 12वें भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के छठवें भाव में चले जाते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में ऋणानुबंधन के फेर में डाल देते हैं, चक्कर में डाल देते हैं। व्यक्ति ऋण लेकर के ऋण चुकाता रहता है या अपना पैसा दे करके बेवकूफ़ या मूर्ख बनता रहता है। पर वस्तुतः यहाँ से जो जीने की साहस आती है वो शनि मंगल से ही आती है। हालांकि छठवें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना या विषम संख्या की राशि का बनना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। और यहाँ पे पापक ग्रह का बैठना भी बड़ा श्रेष्ठ होता है। शत्रु जीत तो नहीं सकते पर निरंतर शत्रुओं का जीवन में आवागमन बना सा रहता है, विषम परिस्थितियां बनी सी रहती हैं। और वहां पे शत्रु की राशि में बैठे हैं, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव जन्म कुंडली के छठवें भाव पे नहीं है। इस वजह से छठवें भाव को निगेटिविटी मिल रही है और उसके कारण व्यक्ति को परेशानी हो रही है। जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं मघा के, मंगल भी मघा नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार सफोकेट होता है, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाता, अपने वास्तविक एनर्जी को लगा नहीं पाता है और जहां उसको ध्यान देना है, जहां दिमाग लगाना है, जहां चिंतन करना है वहां व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो ज्योतिष से आपने सीखा क्या? आपकी कुंडली में ग्रह ऐसा प्रभाव दे रहे हैं, आपको और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बनना है, नहीं तो फिर ये मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु दिनचर्या, दाम्पत्य, व्यापार को लेकर के कंफ्यूजन, पड़ोसियों के साथ कंफ्यूजन, कुटुंब के साथ कंफ्यूजन, बुद्धि का बल, बुद्धि की विवेक का जो बल होता है वो सब राहु के कारण कमजोर होने लगता है। व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है। उसके दिमाग में कई बार ये राहु बहुत सारे दाकियानुस विचार भरते हैं या कई बार व्यक्ति के सत्य को ओझल कर देते हैं या धुंधला कर देते हैं। ऐसी स्थिति राहु के कारण होती है। अष्टम भाव में चंद्रमा 20 अंश के बैठे हैं तुला राशि में, वहां पे व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं, गंदा रहने वाला बना देते हैं यहां से भी। और उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है बल्कि गुरु और शनि का प्रभाव है। तो व्यक्ति का अपना जो जीवन है वो न्याय से युक्त है। वो किसी दूसरे के साथ भले न्याय कर दे, अपने साथ भले अन्याय कर दे पर किसी दूसरे के साथ वो अन्याय नहीं कर पाता है। जो उसके जीवन में धार्मिकता है, बौद्धिकता है, चिंतन है, धर्म को लेकर के जो दृष्टिकोण बना हुआ है वो इसी चंद्रमा पे गुरु और शनि के कारण बनता है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो मन को और घर को परेशान करने के लिए बड़ा आसान या काफी हो जाए। तो इस तरीके की स्थिति जो बनती है वो इसी चंद्रमा पे गुरु और शनि की दृष्टि के कारण होती है। आयु अच्छी, शनि जाते जाते धन दे जाएं और चंद्रमा अष्टम भाव में व्यक्ति के दिनचर्या को बाधित और परेशान करते हैं। और उसके बाद एक भी ग्रह इधर नहीं है। इस वजह से आपको जितना जल्दी हो सके धन कमा करके रख लेना है और कुछ ऐसे व्यापार की तरफ दिमाग लेके जाइए जहां बैठ करके खाया जाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो जाए, अपने जमीन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जहां से आप बैठे बैठे आमदनी जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके के क्षेत्र से आपको धन कमाने की योग्यता है आपकी कुंडली में और उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको यहां से आगे बढ़ के नौमांस पे तो केंद्र खाली है और किसी भी वर्ग चार्ट में अगर वो केंद्र खाली हो तो काफ़ी हद तक उसमें परेशानी देखने को मिल जाती है। वहाँ पे कई बार आपको विवाह के बाद भी जीवन को आगे बढ़ाने में मशक्कत करनी पड़ती है या जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत स्ट्रेंथ वाला नहीं होता। साथ ही साथ जो संतान हो उसके साथ जो कम्युनिकेशन है, जो मेहनत करने के बाद दिन भर घर आने के बाद जो प्रेम मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है या गड़बड़ी देखने को मिलती है। बढ़ना चाहे व्यक्ति
खुश रहना चाहता है, परिवार के साथ इकट्ठा होना चाहता है, पर फिर भी वो नहीं होता क्योंकि केंद्र खाली है। और दरअसल द्वितीय भाव में गुरु राहु के साथ बैठे हैं, तो वाणी में या तो बहुत ज़्यादा सत्य है या बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, मतलब वो बैलेंस नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पत्नी का स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ससुराल के लोगों के साथ सास और ससुर का जो संबंध है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उसके सुख नहीं देखे जा रहे, क्योंकि सूर्य नीच के और शुक्र नीच के हैं, तो ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं होती है। विवाह को चलाने के लिए जो एनर्जी पॉजिटिव डालनी पड़ती है और जो डालना चाहिए वो यहाँ पे शनि और चंद्रमा के कारण कहीं ना कहीं मतभेद में जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए घर में चतुर्थी का व्रत करिए। नित्य ऑफिस से आने के बाद घर में रामचरितमानस का सारे परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके श्रवण करें, कोई एक व्यक्ति पढ़े, बाकी लोग सुनेंगे। घर की महिलाएं शाम को कम से कम 5 साढ़े 5 बजे भगवान के नित्य नामों का स्मरण करें और कीर्तन करें। एक हैं तो अकेले ताली बजा करके, या 2 हैं तो कम से कम कुछ भी भजन गा करके, ये आवश्यक होगा, नहीं तो ये इस कुंडली को बलवान नहीं बना सकते या फिर कुंडली को कमजोरी मिल जाएगी। दशमांसा चक्र में मिथुन राशि का लग्न में बनना व्यावसायिक नेचर देता है। गुरु सप्तम भाव में व्यापार ही कराते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी का योग। ऋण ज़्यादा है या ऋण किसी दूसरे का नहीं है, पर व्यक्ति वैसे ऋण दे करके उलझा हुआ है। इसके अतिरिक्त बुध और शनि का जो यहाँ पे प्रभाव बन रहा है उसके आधार पर व्यक्ति के भाग्य का सुख मिल तो रहा है, पर सामान्यतया मैं उसे मेहनत ही करते हुए देख रहा हूँ। भाग्य में संघर्ष है। बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा आदि का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूंगा तो आने वाली दशाओं में, तो केतु की दशा, बाकी के अन्य ग्रहों की दशाओं के हिसाब से, तो अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा, शुक्र की दशा, राहु और केतु की दशा, और यह इनका अंतर आपको लाभ देने वाला होगा। जबकि बुध, सूर्य, मंगल और शनि, इनकी दशाएं टफ बीत सकती हैं या कई बार आपके मेहनत के बावजूद थोड़े कम परिणाम दे सकती हैं। वैसे बुध आपकी कुंडली में काफी संघर्ष देने वाले ग्रह बन रहे हैं, क्योंकि बाधा कारक ग्रह हैं। चतुर्थ में बैठ करके मन की शांति को जो है वो उद्विग्नता में बदल रहे हैं। रत्न के आधार पर इस कुंडली के लिए सदैव ही गुरु का रत्न पुखराज काम करेगा। अगर बन पड़े तो ठीक है, नहीं तो चौटली का जड़ मैंने जो कहा है आप वो धारण कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप चिरचीटे की जड़ भी गले में धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त घी का दान इस कुंडली को बहुत आवश्यक होगा। नित्य मठ मंदिर का दर्शन होता रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप गुरु की दशा में और काफ़ी हद तक सूर्य की दशा में। एक बात और भी है, यहाँ बैठे तो तीनों ग्रह हैं और तीनों ही ठीक बैठे हैं, क्योंकि बुध अपनी राशि के, लेकिन यहाँ पे बुध के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं पत्नी को भी कमजोर कर रहा है, एग्रेशन दे रहा है। और बुध चूंकि चौथे भाव के अधिपति होकर के चौथे भाव में सूर्य और गुरु, तो अग्नि और वायु का समावेश उनके वात, पित्त और कफ को गड़बड़ कर रहा है। इस वजह से कई बार भी व्यक्ति के जीवन में दिनचर्या, स्वास्थ्य कमजोर रहे, वात, पित्त, कफ अनियंत्रित रहे, मन कमजोर रहे, मलिन रहे, दुखी रहे, अशांत रहे, घर में कलह का वातावरण बनता रहे। व्यक्ति अपने लिए ठीक है, पर जैसे ही अपने आप को त्याग करके किसी दूसरे के पास जाता है उसको गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे कई बार मानसिक अशांति भी देखने को मिलती है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बैठा है जो पूर्णतया आपकी कुंडली में फल नहीं देगा। सारे ग्रह फल दे रहे हैं, पर तितर बितर से दे रहे हैं। जैसे चंद्रमा, यहाँ ये चंद्रमा केंद्र में बैठ जाते, पंचमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं और जन्म कुंडली का अष्टमेश पंचम में बैठ गया है, तो ये जो युति होती है या ये जो घर्षण है या ये जो कॉम्बिनेशन है या इसे ये जो परिवर्तन है, ये पंचमेश का अष्टमेश के साथ हुआ है। इस कारण से कई बार, हालांकि ये संबंध दाम्पत्य के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक सकारात्मक उसके प्रभाव होते हैं वो बदल करके मिलते हैं, देर से मिलते हैं, घर्षण करा के मिलते हैं और थका करके मिलते हैं। कर्क और वृश्चिक राशियां आपके लिए ठीक होंगी। शत्रुता कभी न करें मेष, सिंह और धनु वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर जा सकती है तो उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। आदि आदि चीजें बन रही हैं। दिन इस कुंडली के लिए बुधवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। रत्न मैंने बताया है, उपाय मैंने बताए हैं, वो सारे आप करिए और जितनी जल्दी वो काम शुरू करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इस कुंडली के लिए जितना जल्दी हो सके गुरु की दीक्षा से अपने आप को युक्त करिए और प्रत्येक दिन शिव मंदिर को धोने का काम भी करिए। क्लियर है? केतु की दशा में लाजवर्त एक धारण करना होगा आपको, वो बहुत काम करेगा। इसके साथ साथ
अगर मैं बात कहूं तो अभी तत्काल प्रभाव से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत आरंभ करिए। नित्य रामचरितमानस आपको तुरंत फायदा देगा और अपने शरीर की सफाई पे विशेष ध्यान देना होगा। मैंने बताया है कि आप क्यों ऐसे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रह के बल के आधार पर अगर बात करें तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप धार्मिक हैं, अनुभवी भी हैं, आपकी वाणी अच्छी है और आपके पास धन रहेगा। चल अचल संपत्ति भी इस कुंडली को बहुत अच्छी इकट्ठा होते देख रहा हूं। मेहनत भी आप बहुत अच्छा करते हैं और इस कुंडली में कम से कम चरित्र गंदा नहीं है, ज्ञान गंदा नहीं है, पर हाँ विवेक शून्य होने का या विवेकहीन या विवेक के कमजोर होने का योग तो जरूर लगा है पंचमेश के अष्टम भाव में और पंचम भाव में कम अंकों की प्राप्ति के कारण। इसके अतिरिक्त अष्टक वर्ग के आधार पर व्यापार सबसे अच्छा रहेगा। कुछ अगर हो सके तो साइड बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, ये काम आपकी कुंडली में बनता है। कपड़ों का काम, बिजनेस, बच्चों का ट्रांसपोर्ट वगैरह, कुरियर सर्विस, इस तरीके का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। खाने पीने का काम, जनरल स्टोर वगैरह भी आपकी कुंडली में बनता है। पशुपालन या पशु के खाद्य पदार्थ जो होते हैं उससे से संबंधित भी आप काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी नहीं है, उसको ठीक करिए। दिमाग को बहुत स्थिर रखना है। नियमित दिनचर्या का जैसे जैसे पालन करते चलेंगे वैसे वैसे चंद्रमा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः वर्तमान होते हैं और भविष्य में सुख है कि नहीं है ये चंद्रमा पर ही और सूर्य पर ही केंद्रित होता है। चंद्रमा अष्टम भाव में और सूर्य चतुर्थ भाव में। वस्तुतः गुरु, बुध और सूर्य, गुरु लग्न में, बुध लग्न में, सूर्य लग्न में बलवान होते हैं। सूर्य और बुध लग्न में, दशम में, नवम में और एकादशवें में बलवान होते हैं, जबकि इसके जस्ट अपोजिट भाव में बुद्धिमता, ज्ञान, तर्क और अनुभवों की कमी करने लगते हैं। इस वजह से भगवान आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ग्रह जो बैठे हैं ये दिशा के बल से हीन हो रहे हैं और आपके मानसिक स्टेबिलिटी को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाग्य का बल आपकी कुंडली में ठीक है, धर्म बहुत अच्छा है, पर संघर्ष में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। नौकरी वगैरह, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना, पिता के साथ कारोबार करना, ये सब आपकी कुंडली में बना हुआ है। सामाजिकता बहुत अच्छी है और समाज में आपको कभी भी किरकिरी नहीं होगी, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा, समाज से धन वगैरह का नुकसान हो रहा है। बाकी आपकी कुंडली में प्राप्त जो करना है वो आप कर लेंगे, पर काफी कम पैसों पर भी कई बार आपको संतुष्टि करनी पड़ती है और वो शनि के कारण हो रहा है। ऋण वगैरह में नहीं जाना है, किसी से मतभेद नहीं करना है, किसी दूसरे के झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव आपके इस भाव को कमजोरी दे रहा है। दुश्मनों से बच के रहिए। बड़े जो समाज के लोग हैं, नेता परेता, उन लोगों से बच के रहिए। किसी भी षड्यंत्र से अपने आप को बचा करके रखना होगा, नहीं तो ये कुंडली परेशान हो जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।